उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं, आपने कहा कुछ और है, उनको बताया कुछ और है। बीच में जो कोई आंदोलन हुए उसमें जो कोई मारपीट हुई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर कुछ प्रश्न हैं। तो अगर आप स्वयं आके वहाँ पे बात करें उन लोगों के साथ तो बेहतर होगा। उसके बीच में इतने से हॉल में आवाज़ नहीं आ रही मेरी। तो वो हुआ ऐसे था बीच में कि एक गुजराती समाज के लोग मुझे आके मिले थे। मिस्टर जयेश वालिया, यहीं पे बोरीवली में ही था वो प्रोग्राम। उनका भी यही कहना था, तो मैं वहां पे गया था। फिर उसके बाद मुझे पूना में बुलाया था, कोई गुजराती और मारवाड़ी लोग थे तो उन्होंने भी मुझे बुलाया था। तो वो सामने रखते हुए विनय दुबे जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर भारतीयों के सामने आके आपकी बात कहें तो बेहतर होगा। मैं बोला ठीक है, मुझे क्या, मैं आता हूं। वो जो गुजराती लोग थे, गुजराती समाज के लोग थे, उन गुजराती समाज के लोगों के सामने पूना में जो गुजराती और मारवाड़ी समाज के लोग थे उनके सामने मैंने जो भाषण दिया था वो मराठी में दिया था, क्योंकि वो मराठी समझते हैं। आज आपके बीच में आ रहा हूं मैं, सिर्फ आप ही की बात होती तो मैं मराठी में भाषण कर लेता, लेकिन विनय दुबे जी ने मुझे कहा था कि ये आपका जो भाषण है, ये भाषण हमें उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब लोगों को दिखाना है, उनको बताना है कि आपकी भूमिका असलियत में क्या है। तो इसलिए मैं हिंदी में भाषण करने की कोशिश करूंगा। मैं पहली बार हिंदी में भाषण दे रहा हूं। कुछ गलतफहमियां भाषा के अनुसार आपके बीच में भी होगी। जो सच है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए वो भी। हिंदी भाषा, यानी मैं जब स्कूल में था तो मेरी तब से मेरी हिंदी अच्छी है। मुझे पता है कि कौन से अक्षर के नीचे नुक्ता देना है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो थे उनकी हिंदी अच्छी थी। उनकी सबसे ज्यादा वो बोल सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते थे, वो भाषा थी उर्दू। तो इसलिए उनके कारण मेरा थोड़ा बहुत हिंदी ठीक ठाक हुआ। और दूसरा कारण है फिल्में। हिंदी भाषा अच्छी है, बहुत सुंदर भाषा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हिंदी ये राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रभाषा का निर्णय कभी हुआ ही नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं, अभी इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें हैं, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा है, वैसे ही मराठी भाषा है, वैसे ही तमिल भाषा है, वैसे ही गुजराती भाषा है, इस राष्ट्र की भाषा है, ये सारी भाषाएं हैं। लेकिन आपके प्रदेश में आपके लोगों को कुछ मेरी बातें समझानी है, इसलिए मैं आज हिंदी में भाषण करूंगा। कुछ गलतियां हुई तो समझ लेना। मैंने उनसे कुछ सवाल मांगे थे कि भाई आपके मन में क्या क्या सवाल है, वो एक बार मुझे लिख के दे दे, ताकि मैं उन सवालों के ऊपर मैं कुछ बात कर सकूं।
जो भी कुछ सवाल आए हैं मुझे कि वो रेलवे एग्जाम के वक्त जो यहां पे हुई मारपीट हुई, जो फेरी वाले हैं उनको भी इसी चीज का सामना करना पड़ा हमारे लोगों से। मुझे लगता है कि एक पहली बार हम लोग हमारा देश समझ ले कि हमारा देश हमारी देश की घटना क्या है, हमारा देश कहता क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, वो एक बार अगर हम लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें समझने के लिए बहुत आसान रहेगी। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे और उसके पार्टी के लोग जो है, उनके महाराष्ट्र सैनिक जो है, वो संविधान का अपमान करते हैं। संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है। वो जो इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट जो है उसके बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हम लोग बस एक हवा में बात करते हैं कि इस देश का आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा वो नहीं कहता। अगर वो कायदा अगर आप पढ़ ले ठीक से तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आना है, अगर आप आते हो तो आने के वक्त आपको पहले पुलिस स्टेशन में आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, आप कहां रहने वाले हैं, आपको अगर जॉब मिली है तो किसने आपको जॉब दी है, उसका एक सर्टिफिकेट लगता है। ये सारी चीजें उसमें दी है। हम लोग सिर्फ एक ही बात पकड़ते हैं कि एक राज्य से निकले लोग और दूसरे राज्य में चले गए। ऐसे नहीं होता। जो असली तकलीफ जो है वो यहां से शुरू होती है। मैं जो हर वक्त कहता हूं, आज देखिए, मैं आज आपके सामने मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरी भूमिका जो है, जो मेरी भूमिका पहले से थी, वो सिर्फ आपको हिंदी में बताने के लिए आया हूं। एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वाक्य है उनका, अब्राहम लिंकन का, कि कभी क्लैरिफिकेशन मत देना, क्योंकि जो आपके ऊपर प्यार करते हैं वो क्लैरिफिकेशन की मांग नहीं करते, और जो आपसे नफरत करते हैं वो क्लैरिफिकेशन सुनते ही नहीं आपका। तो क्लैरिफिकेशन क्यों देना है? लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वो मुझे लगता है कि हमें एक बार देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मैं आज महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र की आज अगर जनसंख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 13.5 करोड़। बहुत सारे लोग आज बाहर के राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आते हैं। मैं कुछ कोट्स लेके आया हूं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके कुछ कोट्स लेके आया हूं मैं। वो 2 कोट्स मैं आपके सामने में पढ़ता हूं, उससे आपको मैं क्या कहने वाला हूं या मैं क्या सोचता हूं इसका पता चल जाएगा आपको। यह है अपने पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का कहना, यह उनका स्टेटमेंट है कि यह भूमिपुत्र मुद्दा आज का नहीं है। 1938 में पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी ने, भूतपूर्व राष्ट्रपति, बिहार का सर्वे किया था और एक रिपोर्ट लिख के उन्होंने वह कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा था। उस रिपोर्ट में राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, हम जहां रहते हैं उसी क्षेत्र में हमें काम मिले, यह अच्छा स्वाभाविक है, उसे हम टाल नहीं सकते, और उसके लिए नियम बनाना, अगर वही नियम सभी राज्यों को हो
कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ही है। राजेंद्र प्रसाद जी आगे लिखते हैं, यही उचित होगा कि किसी प्रांत के स्थानिक लोगों को वही रोजगार और शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो। स्थानिक लोगों की ऐसी मांग हो तो हम टालना नहीं चाहते और वह हम कर भी नहीं पाएंगे। स्थानिक लोगों की इच्छा को सम्मान देना चाहिए। दूसरा कोट है इंदिरा जी का, लोकसभा का। लोकसभा में उन्होंने जो कहा था वो कोट है और उन्होंने कहा था कि यह सही है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, काम कर सकता है। फिर भी अगर बहुत भारी संख्या में अगर बाहर के लोग काम करने हेतु आएंगे तो संघर्ष तो होगा ही, उस राज्य में संघर्ष तो होगा ही। मैं इस पे कुछ नियम बनाने के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी इसमें कुछ संतुलन बनाना चाहिए और किसी भी हालत में स्थानीय लोग रोजगार से वंचित न हो, यह देखना चाहिए। मैं जो कहता हूं इससे अलग क्या कह रहा हूं मैं? अगर महाराष्ट्र में रोजगार उपलब्ध है तो महाराष्ट्र के जो युवक है, युवती जो है, उनको यहां पे पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। इसमें कोई गलती है क्या? कल अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री जाती है, उद्योग आते हैं, तो पहला प्रेफरेंस उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, वहां के युवाओं को मिलना चाहिए। अगर बिहार में इंडस्ट्री जाती है तो पहला प्रेफरेंस उनको मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? देखिए, ये देश है, इस देश के हम लोग सब राज्य बोलते हैं, हम लोग कहते हैं। मैंने एक बार कहीं एक भाषण में कहा था कि भारत एक यूरोप जैसा है। अगर हर प्रांत की भाषा देखी जाए तो अलग है, हर प्रांत का अगर पहराव देखा जाए, कपड़े अगर देखे जाए वो अलग है, संस्कृति अलग है, खाने पीने की बातें अलग है। तो ये जो भारत है, ये भारत भी यूरोप जैसा है। वहां पे भी एक अलग अलग राज्य है, जिससे अभी इंग्लैंड बाहर निकला वो बात अलग है, लेकिन अलग अलग राज्य है, उनकी करेंसी एक है। भारत भी वैसा ही है। जिसे हम लोग राज्य कह रहे हैं वो असलियत में एक एक देश है, जिसे बांधा हुआ है, जिसे हम लोग भारत कह रहे हैं। पहली गलती तो वहां पे है जहां पे उत्तर प्रदेश के राजनेता जो है वो आपके यहां पे उद्योग ना ला सके। बिहार के जो राजनेता है वो वहां पे उद्योग ना ला सके। अगर ठीक से हम लोग सोचे तो देखिए कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से कम 70 से 80% प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, इंदिरा जी उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी। ये जो बातें हैं, ये जो सवाल है, आप ये जो मुझे पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछते कि प्रधानमंत्री के लिए आपको हमारा क्षेत्र चलता है, लेकिन हमारे यहां पे जो युवक है, हमारे यहां के जो लोग हैं, वो बाहर काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? इसका किसी के पास जवाब नहीं है। मैं अगर मेरी महाराष्ट्र के मेरे युवकों को, जो युवक है महाराष्ट्र के, जो लड़के हैं लड़कियां जो है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में पहला प्रेफरेंस मेरे मराठी लोगों को मिलना चाहिए। अगर उसमें से बचे तो बाहर के लोग आके वो नौकरी कर सकते हैं। किसी भी राज्य में हम लोग जाएं तो मुझे लगता है कि उस राज्य का मान रखना चाहिए। पहले उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। जब परदेश जाते हो तो क्या करते हो? हिंदी में बात करते हो, उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है।
तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि यहां से शुरू होती है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ, उसका चित्र जो देश भर खड़ा किया, खास करके दिल्ली में बैठे हुए मीडिया के लोग, तो जो बाकी राज्यों में हुआ उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक गोवा के मंत्री थे, आई थिंक नाइक, रवि नाइक। वहां पे बिहार से गोवा एक ट्रेन शुरू कर रहे थे, एक रेलवे शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि हमें भिखारियों की ट्रेन यहां पे नहीं चाहिए। तब किसी को अपमान नहीं लगा, तब किसी का खून नहीं खौला, तब मीडिया वालों ने कुछ सवाल नहीं पूछे। आप हिस्ट्री देखिए, अगर आसाम में देखेंगे, यहां तो कुछ नहीं हुआ। अगर आसाम में देखेंगे तो आसाम में तो बिहारियों के उनकी गर्दन काटी गई थी, उनको मार डाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे आसाम में हुआ था कि बिहारियों को हटाओ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी कोई मीडिया के लोग, पत्रकार कोई बात करना नहीं चाहते। एक बार वो अर्नब गोस्वामी, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने शुरू कर दिया, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो आते हैं वगैरह 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 वगैरह। मैं बोला, अर्नब एक मिनट ठहर, पहली बात मेरे को ये बता, तू तो आसामी है, तो आसाम में क्या हुआ उसका जवाब पहले तू मुझे दे, बाद में मैं तेरे को देता हूं। हम दूर क्यों भटक रहे हैं? अब भी 1 महीने पहले तो गुजरात से निकाल दिए थे। दस 15 हजार लोग तो मुंबई आ गए। ये अच्छा है, किसी राज्य से निकाल दिए जाए तो मुंबई चले आते हैं, वापस उस राज्य में नहीं जाते। पहले से बोझ क्या कम है इस राज्य के ऊपर? लेकिन वो सवाल कभी आप नरेंद्र मोदी को नहीं पूछेंगे। 2 दिन चली वो न्यूज, उसके बाद खत्म। मेरे बारे में कितने दिन चल रही थी? अभी भी कुछ कुछ लोगों को बीच में अटैक आ जाता है तो निकाल देते हैं, लेकिन वो गुजरात की न्यूज दबाई गई, उसका आगे कुछ नहीं हुआ। किसी वहां के मुख्यमंत्री को सवाल नहीं पूछे गए, ना नरेंद्र मोदी को, ना वो अमित शाह को, ना और किसी को सवाल नहीं पूछे गए। वहां पे तो सब लोगों को मारा था, गुजरात में सब लोगों को भगा दिया, ट्रेन में बिठा कर बाहर निकाल दिए। अब मैं मेरे आंदोलन पे आता हूं। जहां से ये शुरुआत हुई थी वो था रेलवे का आंदोलन। महाराष्ट्र में रेलवे के जो जॉब्स थे, जो महाराष्ट्र के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसका इश्तिहार किसी भी महाराष्ट्र के मराठी न्यूज़पेपर में कभी छपवाया नहीं, महाराष्ट्र के किसी हिंदी न्यूज़पेपर में छपवाया नहीं, किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया नहीं। महाराष्ट्र में इस तरह के जॉब्स हैं, इस तरह की नौकरियां हैं, इसके इश्तिहार कहां पे आ गए? उत्तर प्रदेश में और बिहार में। क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं? मुझे लगता है उस वक्त लालू यादव थे रेलवे मिनिस्टर, और वहां से आ गए सब, यहां पे मुंबई में आ गए।
सब रेलवे स्टेशन भरे हुए हैं, रोड्स भरे हुए हैं, उसके सारे फोटोग्राफ सब न्यूज़पेपर में आ गए। मैं सोच रहा था यार ये आए क्यों हैं। फिर हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वो रेलवे बोर्ड के एग्जाम के लिए आए हैं, रेलवे की नौकरियों के एग्जाम के लिए आए। मैं बोला ये क्यों आए, फिर यहां पे क्यों नहीं पता चला। इसके पहले भी हम लोगों ने, जो केंद्रीय मंत्री थे उनको हम लोगों ने लेटर्स भेजे थे, कम से कम 4 या 5, कि जिन जिन राज्यों में नौकरियां होंगी सेंटर की, वो उन राज्यों के लोगों को मिलनी चाहिए। 4 या 5 लेटर्स हमने भेजे थे, हमारे लोग जाके मिलके भी आए थे उनको, बोले हम लोग करेंगे करेंगे करेंगे। और फिर उस वक्त जो माहौल जो भड़क गया, मुझे जो कहना था कि मैंने उस वक्त कहा कि अगर इनको मिलना चाहिए, यहां पे अगर जॉब्स हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी युवती जो है उनको मिलने चाहिए, इनको नहीं मिलने चाहिए। तो हमारे लोग जाके उनके साथ उन्होंने बात की कि आप यहां से अभी के अभी आप चले जाइए, यहां अगर जॉब्स है तो यहां के लोगों को मिलने चाहिए। जब ये बात करने के लिए जब हमारे लोग उनके साथ गए, तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वो अगर भाषा का प्रयोग अगर आप सुनते, आप भी खौल उठते। जो यहां पे आए थे वो अगर उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या लगता है हमारे लोग क्या हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे?